हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज सिनॉप्सिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सिनॉप्सिस कैसे बनता है, किस तरीके से आप इसे बना सकते हो और आपका सिनॉप्सिस होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हिंदी में इस सिनॉप्सिस को कहते हैं हम सारांश या फिर शोध रूपरेखा। जब आप कोई भी शोध स्टार्ट करते हो तो उससे पहले जो है आपको उसकी सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। ये क्यों बनानी पड़ती है? ये हमें इसलिए बनानी पड़ती है ताकि आप जो आपकी कंप्लीट शोध है उसके बारे में आप एक छोटी समराइज वे में जो है आप बता सको। आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है और उस चैप्टर के बारे में अगर आपसे कोई टीचर पूछता है तो आप उसे बहुत ही छोटे रूप में, आप उसे एक समरी के रूप में जो है उसे बताओगे। तो वही आपका रिसर्च में बनता है। जैसे आप रिसर्च तैयार करना चाहते हो, आप रिसर्च बनाना चाहते हो, तो रिसर्च बनाने से पहले आपको सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ेगा। आप उस सिनॉप्सिस में बताओगे आप रिसर्च में करना क्या चाहते हो। तो शोध का ही ये एक छोटा रूप है जिसे आप सिनॉप्सिस कहते हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस को दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों आपकी अलग अलग चीज़ें होती है। सिनॉप्सिस आपका रिसर्च का पार्ट होता है, रिसर्च का समराइज वे होता है, लेकिन जो आपका रिसर्च प्रपोजल है ये आपको कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आप बताओगे कि हम जो है इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं और इसका पर्पज़ ये है, इसके जो भी उद्देश्य आप वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करोगे। आपका ये दोनों एक जैसे रूप में लिया जा सकता है। बहुत से बच्चे जो है अपनी सिनॉप्सिस को ही रिसर्च प्रपोजल में कन्वर्ट कर लेते हैं और रिसर्च प्रपोजल को ही अपनी सिनॉप्सिस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले आपका रिसर्च प्रपोजल बनता है, उसके बाद जो है आपकी सिनॉप्सिस तैयार होती है और सिनॉप्सिस के बाद जो है आपकी डिसर्टेशन बनती है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, अगर टीचर को आपकी रिसर्च प्रपोजल अच्छी लगी तो उसमें वो थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करके उसे ही आपकी सिनॉप्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी इंटरचेंज कर ली जाती है। जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है उसे ही आपका सिनॉप्सिस बना दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं आपकी शोध रूपरेखा के पार्ट क्या क्या होते हैं, इसे किस तरीके से बनाना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको सबसे पहले प्रस्तावना ऐड करनी होती है। प्रस्तावना में आप बताओगे आपने जो टॉपिक लिया है, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी इंट्रोडक्शन है उसका वो सब चीज़ें आप इसमें दोगे। इसके बाद जो आपकी जो सेकंड हेडिंग बनती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो है अध्ययन की आवश्यकता व महत्व। जो भी आपने रिसर्च का टॉपिक चूज़ किया है, आपको उसे करने से पहले आपको अपने गाइडर को, या आप जहाँ पर भी रिसर्च कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में, आप उसे बताओगे कि आपने जो टॉपिक लिया है उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, आप उस पर रिसर्च कर ही क्यों रहे हो और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये चीज़ें आपको बतानी होगी। इसमें आप बताओगे कि आपने जो भी टॉपिक लिया है आप वो क्यों ले रहे हो। जैसे आपने अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई टॉपिक लिया कि इंटरनेट का छात्रों पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो आप उसमें बताओगे कि हमने इस वजह से लिया है क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट जो है बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उससे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी समस्या है, वो सब चीज़ें जो है इसमें ऐड कर दोगे। उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हम बच्चों के मस्तिष्क या बच्चों की हम एक्टिविटीज़ का पता लगा सकें, वो कंप्यूटर के बेस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर। वो सब चीज़ें जो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। जो आपका अगला टॉपिक होता है वो होता है समस्या का औचित्य। इसके बाद जो है आपको थर्ड पॉइंट में जो है अपना समस्या का औचित्य बताना पड़ेगा कि ये जो समस्या ये है क्यों, इसे समस्या का रूप दिया ही क्यों गया है। तो इसमें वो सब चीज़ें जो है आप इसमें ऐड कर दो। इसमें जो भी आपके प्रॉब्लम रिलेटेड पॉइंट बनेगी वो सब चीज़ें इसमें ऐड करोगे। इसके बाद जो है आपका समस्या का कथन। इसमें बताओगे कि आपकी जो भी समस्या है उसका कथन यहाँ पर दोगे कि हमने ये वाला टॉपिक लिया है और इसमें जो है हम रिसर्च करने वाले हैं, तो आपकी समस्या कथन हो गया। इसके बाद जो है शोध के उद्देश्य। शोध के उद्देश्य में आप बताओगे जो भी आपने टॉपिक लिया है उसे करने के लिए आपके क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके। जब आप उसमें बता दोगे कि आपने जो है इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे मैंने भी बताया, आपने इंटरनेट का प्रयोग बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाला आपने टॉपिक लिया। इसमें आप रिसर्च करने से पहले अपने उद्देश्य लिखोगे कि आपको ये रिसर्च जो करनी है वो किन उद्देश्यों के कारण करनी है। तो फिर इसमें बताओगे कि हम जो है इस टॉपिक पर ये वाले उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये आपका अगला हो गया। इसके बाद जो है आपकी संक्रियात्मक परिभाषा है। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड जो है आपकी परिभाषा है क्या, इसमें आप जो है वे डेफिनेशन थोड़ी ऐड डाउन कर दोगे। इसके बाद जो है आपका परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती है आपकी? हाइपोथेसिस। इसमें जो आप उस चीज़ को लेकर क्या सोचते हो, पहले से आप क्या कल्पना बना रहे हो, परिकल्पना से रिलेटेड मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी क्योंकि ये बहुत ही डीप टॉपिक है और ये आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या PhD या नेट कहीं पर भी जाओगे परिकल्पना आपकी ज़रूर ही आएगी। उसके बाद जो है आप अपनी परिकल्पना का निर्माण करते हो। इसके बाद जो है परिसीमा।
इसके बाद जो है आप अपने सिनॉप्सिस में बताओगे कि आपकी परिसीमा क्या क्या है, आपने जो टॉपिक लिया उसके लिमिटेशन क्या आपने ऐड की है। इसके बाद जो है आप अपना संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है ये मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। संदर्भ ग्रंथ सूची ये है, आपने जो भी शोध बनाया आपने वो किन किन सोर्स को इकट्ठा कर कर बनाया, आपने क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करी, ताकि अगर कोई अगला बंदा आपकी रिसर्च पर दोबारा से रिसर्च करना चाहता है तो उसे पता रहे आपने ये सब चीज़ें जो है उस रिसोर्स से ली है, ताकि वो उसे पढ़ पाए, उसे डीपली अपना समझ पाए। वो सब चीज़ें जो है आप इसमें बताते हो कि आपने जो ये टॉपिक लिए है, ये जो आपका शोध करके निकला है, ये जो मेन पॉइंट निकले हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको उसमें बतानी होगी कि संदर्भ ग्रंथ सूची। इसमें आप बताओगे आपका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस जो भी आपने जहाँ से भी मैटर कलेक्ट किया है वो सब चीज़ें आप इसमें बताते चलोगे। तो ये आपकी लास्ट हेडिंग होती है। तो ये सब पॉइंट जो है आपके सिनॉप्सिस में ऐड होंगे। जो आपको हेडिंग दिखाई गई है, जो आपको समझाएगी, यही आप अपनी सिनॉप्सिस में ऐड करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF वगैरह जो है प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।